हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हमारी क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन उसको डिस्कस कर रहे थे। आई एम रियली सॉरी दोस्तों कि आज का जो ये वीडियो बहुत टाइम बाद जो होता है वो पढ़ने जा रहा है, बट आई प्रॉमिस दोस्तों कि अब जितने भी हमारे जो अपकमिंग चैप्टर्स हैं उनके ऊपर मैं जो होता है रेगुलर वीडियो जो होता है अपलोड करता रहूंगा। तो प्लीज आप इस चैनल के साथ जो होता है बने रहिए। दोस्तों, आज का हमारा जो ये वीडियो है इसके अंदर दोस्तों हमारे जितने भी जो पहले चैप्टर्स के बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है एक्चुअली में एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसके अंदर दोस्तों बेसिकली हमको ये देखना है कि जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी उसका खात्मा जो था कब हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें जो था हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमने इंट्रोडक्शन के अंदर भी जो था अगर आपको याद हो तो डिस्कस किया था कि जो हमारी मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी उसका टाइम पीरियड जो था वो 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक का था। मतलब कि 1900 बीसी के बाद क्या होता है, जो हमारी मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन होती है वो खत्म हो जाती है, उसका समापन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि 1900 बीसी के बाद ही क्या होता है, जब हमारी मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो होती है वो खत्म हो जाती है, तब क्या होता है जो हमारे जितने भी जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स होती हैं, जितने भी हमारे विकसित हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल होते हैं जो कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हमारे कंट्री के लोकेटेड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हमारे ये क्या है, एक रफ सा होता है, मान लेते हैं इंडिया का डायग्राम, ये हमारा एक इंडिया का डायग्राम है। यहाँ पे जितने भी हमारे मैच्योर हड़प्पन के जो साइट्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि आज का जो अफगानिस्तान वाला जो पार्ट है, जो पाकिस्तान वाला पार्ट है, या फिर यहाँ के आसपास के जितने भी मैच्योर हड़प्पा के जो साइट्स होते हैं, विकसित हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल यहाँ पे लोकेटेड होते हैं, इन सारे स्थलों को क्या होता है, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग होते हैं वो 1900 बीसी के बाद छोड़ देते हैं, इनका त्याग कर देते हैं और यहां से माइग्रेट करके जो यहाँ हमारा गंगा यमुना का जो वैली वाला एरिया है, गंगा यमुना का जो वैली वाला एरिया है इसकी तरफ जो होता है वो माइग्रेट कर जाते हैं। मतलब कि इन सारे एरियाज को छोड़ करके 1900 बीसी के बाद यहां से इसकी तरफ जो होता है वो माइग्रेट कर जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारे यहाँ के जितने भी जो एरियाज होते हैं इनमें हमको पॉपुलेशन की जो होती है वो डिक्रीज देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे हमारे जितने भी जो एरियाज होते हैं हड़प्पा के, उनमें क्या होता है, हमको पॉपुलेशन का होता है वो इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। अब दोस्तों जो होता है बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हालांकि दोस्तों होता क्या है कि 1900 बीसी के बाद भी क्या होता है, कुछ हमारी जो यहाँ की साइट्स होती हैं मैच्योर हड़प्पा की, जो कुछ यहाँ पे जो हमारी साइट होती हैं वहां पे लोग जो होता है वो 1900 बीसी के बाद भी होता है वो रहते हैं। मतलब कि पूरी तरीके से इन साइट्स का होता है वो परित्याग जो होता है नहीं करते हैं, पूरी तरीके से यहाँ से लोग जो होता है यहाँ की तरफ माइग्रेट नहीं करते हैं। कुछ लोग जो होता है 1900 बीसी के बाद भी इन एरियाज के अंदर होता वो रह रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात जो ये है कि ऐसे जो भी हमारी मैच्योर हड़प्पा की जो साइट थी, ऐसे जो भी हमारे विकसित हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे जिनपे लोग जो था 1900 बीसी के बाद भी इन सारे एरियाज के अंदर रह रहे थे, उसमें हमको दोस्तों एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा जो होता है परिवर्तन देखने को मिलता है। अब ये परिवर्तन क्या 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 थे दोस्तों, उनको हम भी हम एक एक करके देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला ये होता है कि ये जितनी भी साइट्स होती है हमारे यहाँ पे, जिसपे क्या था लोग 1900 बीसी के बाद भी रह रहे थे, यहां से क्या था, जो मैच्योर हड़प्पा सभ्यता के जो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट थे, जितने भी हमारे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट थे, जैसे कि हमने देखा था सील्स को देखा था, बीड्स को देखा था, वेट्स को देखा था, वो सब के सब जो होता है अब यहाँ से 1900 बीसी के बाद गायब हो जाते हैं। उसी तरीके से दोस्तों जो हमने क्राफ्टिंग का काम देखा था, क्राफ्टिंग का जो काम देखा था, जो हमने यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग का जो काम देखा था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का काम, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, और इसी तरीके से दोस्तों हमारा जो राइटिंग सिस्टम जो यहाँ का था वो भी 1900 बीसी के बाद इन सारे एरियाज के अंदर से पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा यहाँ पे एक चीज और होती है, और वो ये होती है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जितने भी हमारे यहाँ पे लार्ज जो बिल्डिंग्स होती हैं,
मतलब कि मैच्योर हड़प्पा सभ्यता के दौरान जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स का निर्माण होता था, अब 1900 बीसी के बाद इन सारे एरियाज के अंदर लार्ज जितनी जो बिल्डिंग्स होती हैं, लार्ज बिल्डिंग्स का एस्टेब्लिशमेंट होता है वो अब 1900 बीसी के बाद यहां से खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों हमने जो यहाँ पे जो हाउसिंग टेक्निक देखी थी मैच्योर हड़प्पा सभ्यता के दौरान, जैसे टाउन प्लानिंग वगैरह, वो सब चीजें भी जो होती है वो 1900 बीसी के बाद यहाँ से पूरी तरीके से जो होता है वो गायब हो जाती है। अब 1900 बीसी के बाद हमको इन सारे एरियाज के अंदर जो आर्टिफैक्ट के अंदर या फिर जो सेटलमेंट मिले उनके अंदर जो परिवर्तन देखने को मिले हैं, उनके बिहाफ पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है वो ये कहते हैं कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, जो कि क्या थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, एक नगरीय सभ्यता होती थी, वो पूरी तरीके से क्या होती है 1900 बीसी के बाद एक रूरल सिविलाइजेशन के अंदर, एक ग्रामीण सभ्यता के अंदर पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाती है, जिसको वह इस रूरल सिविलाइजेशन को वह लेट हड़प्पन कल्चर या फिर सक्सेसर कल्चर के नाम से भी जो होता है वो डिनोट करते हैं, सक्सेसर कल्चर के नाम से इसको डिनोट करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये सारी की सारी बातें जो तो समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों ये सारे परिवर्तन के कारण या फिर जो हमारा मैच्योर हड़प्पा सभ्यता जो था उसका खात्मा का कारण जो था क्या क्या था वो भी हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों हम हमारी जो हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके खात्मे के कारण को जो देखें तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, अगर दोस्तों हम हड़प्पा सभ्यता के खात्मे के कारण को देखें, इसके पीछे रीजंस को देखें, तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के पास जो है कोई स्पेसिफिक रीजन जो होता है इसके इंड को लेकर के नहीं है। अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट का होता है वो, जैसे कि पिछली चीजों में रहा है, अलग अलग ओपिनियन होता है रहा है। जैसे कि हमारे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का होता है मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का खात्मा जो था वो क्लाइमेटिकल चेंज के कारण हुआ, क्लाइमेटिक चेंज के कारण हुआ। वही दोस्तों हमारे कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि इसका कारण जो था वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुआ। वही दोस्तों हमारे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनका मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का खात्मा जो था वो एक्सेसिव फ्लड के कारण हुआ, एक्सेसिव फ्लड के कारण हुआ, या फिर चेंजेस की वजह से हुआ इन रिवर्स पाथ लिख सकते हो या आप वेज लिख सकते हो, मतलब कि नदियों का जो बहाव होता है उसमें परिवर्तन होने के कारण क्या था, हड़प्पा सभ्यता का खात्मा हो गया। इसमें दोस्तों हमारा एक कारण जो होता है वो बताया गया है कि इस पे इन्वेजन के कारण हुआ, इन्वेजन मतलब कि इसमें बताया जाता है कि आर्यंस ने जो था वो हड़प्पा सभ्यता के ऊपर जो था अटैक कर दिया था, जिसके कुछ साक्ष्य जो होता है हमको जो डेडमैन लैंड है जो खुदाई में हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिली है उससे जो होता है वो काफी हद तक जो होता है प्रूफ भी हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमारे हड़प्पा सभ्यता के खात्मा को होता है कारण हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है वो मानते हैं। आई होप दोस्तों आपको होता है सारी बातें समझ में आगे होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों आगे के हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे जानने के लिए जो होता है वो काफी ज्यादा है। कोई भी चीज जो होता है हम छोड़ेंगे नहीं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो होता है वो आसानी से हिस्ट्री के अंदर होता है गेन कर सकें। लेकिन अगर हम बात करें कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं तो उनका सिलसिला दोस्तों यहीं तक जो होता है वो खत्म हो जाता है। यहां से होता है बहुत फिर आगे के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम आते हैं। हालांकि एक दो टॉपिक जो हमारे हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहां से अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो नहीं रह गए। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसकी खोज आखिरकार कैसे हुई, कौन कौन से आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इसकी खोज के अंदर जो था अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे कनिंघम साहब की, कनिंघम साहब की स्पेलिंग दोस्तों आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों कनिंघम साहब को दोस्तों हमारा जो होता है वो फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
भी कहा जाता है। मतलब इनको भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसका जनक भी जो होता है माना जाता है। ये दोस्तों हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो थे सबसे पहले जो थे वो डीजी थे, मतलब कि डायरेक्टर जनरल थे। अगर दोस्तों हम कनिंघम साहब के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोज में, ठीक है, उसकी खोज के शुरुआती दौर में और इसके साथ साथ एएसआई के इस्टेब्लिशमेंट में जो था कनिंघम साहब का तो बहुत मेजर रोल था। हालांकि दोस्तों आप कनिंघम साहब ने जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोज में एक मेजर रोल प्ले किया था, लेकिन हमारे जो कनिंघम साहब जो थे ये अपने कुछ लिमिटेशंस के कारण, अपनी कुछ गलतियों के कारण क्या थे, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसके इंपॉर्टेंस को जो था ये अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए थे। ये बहुत ही मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन थे, बहुत ही ज्यादा इनको कंफ्यूजन था, इसीलिए टाइटल भी हमारा दिया गया है कनिंघम्स कंफ्यूजन। अब वो दोस्तों ऐसे कारण कौन कौन से थे जिसके वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंस को हमारे कनिंघम साहब नहीं समझ पाए, वो भी हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों कनिंघम साहब जो थे हमारे, ये जो थे एक तरीके से पहली बात जो ये था कि अपना जो एक्सकवेशन होता था, मतलब कि कनिंघम साहब खुदाई का जो भी काम करते थे उसका ये मार्गदर्शन जो था, ठीक है, उसका जो गाइडेंस होता था ये रिटन टेक्स्ट के आधार पर करते थे। मतलब इनको खुदाई से जो भी लिखी हुई चीजें मिलती थी उससे जो था उसके बिहाफ पे जो था ये अपना एक्सकवेशन का काम जो था वो आगे बढ़ाते थे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर दोस्तों हमको लिखी हुई चीजें जो होती है वो बहुत ज्यादा मिली नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इतिहास है उसको आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की व्याप पे लिखा गया है, और जो चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमको लिखी हुई मिली भी हैं उनको हम पढ़ नहीं पाए। इसके वजह से दोस्तों क्या था, कनिंघम साहब जो थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंस में इतनी ज्यादा इनकी जो इंटरेस्ट जो था वो डेवलप नहीं हो पाया। दूसरा कारण दोस्तों हमारा जो होता है वो ये है कि कनिंघम साहब ने इनको जितने भी जो अर्ली सेटलमेंट थे, मतलब कि हमारे भारत के अंदर जितने भी शुरुआती दौर में हमारे भारत के इतिहास में जितने भी सेटलमेंट्स का जो था उद्भव हुआ, ठीक है, उन सबको लोकेट करने के लिए इन्होंने जो था 4th सेंचुरी से लेकर के 4th सी से लेकर के और 7th सी के पीरियड के बीच में हमारे भारत के अंदर जितने भी चाइनीज पिलग्रिमेज, जितने भी चाइनीज यात्री हमारे भारत के अंदर आए थे उनके टेक्स्ट का सहारा लिया। मतलब कि इनको शुरुआती दौर में भारत में जितने भी सेटलमेंट्स की जानकारी हुई उन सबको लोकेट करने के लिए इन्होंने 4वीं और 7वीं शताब्दी के बीच में हमारे भारत के अंदर, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी चीनी यात्री आए थे उनके अकाउंट्स का, उनके टेक्स्ट का सहारा लिया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए हमारे इस अर्ली सेटलमेंट के अंदर कनिंघम साहब को जानकारी मिली हड़प्पा की। सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके वजह से हड़प्पा सभ्यता की इंपॉर्टेंस को क्यों नहीं समझ पाए, उसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कनिंघम साहब को होता है हड़प्पा की होता है जानकारी मिली, हड़प्पा की जानकारी मिली या मोहनजोदाड़ो की जानकारी मिली या किसी भी साइट की जानकारी मिली। अब हमको पता है कि जो हड़प्पा या फिर कोई भी और साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ी, उसका टाइम पीरियड जो है 2600 बीसी से लेकर के और 1900 बीसी तक का रहा है, और जिस टेक्स्ट का ये इस्तेमाल कर रहे हैं इन सारे साइट्स को लोकेट करने के लिए, वो टेक्स्ट जो होता है दोस्तों हमारे 4 से लेकर के 7वीं शताब्दी का है। तो आप देख पा रहे हो कि जो टाइम पीरियड है इन दोनों का वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसके वजह से क्या था दोस्तों, कनिंघम साहब जो था वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते थे और ये इसी के वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाए। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें जो थे वो समझ में आ गई होंगी। तीसरा कारण दोस्तों हमारा जो था कि कनिंघम साहब जो थे हमारे उस समय के, इनके तत्कालीन समय के जितने भी दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट थे उनकी तरीके से कनिंघम साहब भी जो था यही मानते थे कि भारतीय इतिहास की शुरुआत जो होती है वो गंगा वैली से, यानी कि गंगा के जितनी भी जो घाटी हैं, गंगा वैली का जो एरिया है वहां से शुरू हुई है। पहले ऐसे माना जाता था हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि भारतीय इतिहास की शुरुआत जो होती है वो गंगा वैली के, जो गंगा वैली है वहां से हुई है। वह भी जो थे कनिंघम साहब भी जो था इसी बात में जो था विश्वास रखते थे। इसी की वजह से क्या था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंस को इतनी अच्छी तरीके से जो था वो जान नहीं पाए। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें जो थे वो समझ में आ गई होंगी। इसका दोस्तों एक और छोटा सा कारण जो था वो ये था कि कनिंघम साहब की रुचि जो थी वो स्पेक्टेकुलर फाइंड के अंदर काफी ज्यादा थी। स्पेक्टेकुलर फाइंड,
स्पेक्टाकुलर फाइंड का मतलब दोस्तों ये है कि इनको खुदाई में जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें मिलती थी, जितनी भी विशेष प्रकार की या फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं महंगी चीजें जो थी मिलती थी, उसमें इनकी रुचि काफी ज्यादा होती थी उनके खुदाई के अंतर्गत। अब दोस्तों यहाँ पे बात यह है कि हमको हड़प्पा सभ्यता के अंदर होता है खुदाई में बहुत ज्यादा कीमती वस्तुएं जो होता है वो नहीं मिली हैं। हमको वहां से खुदाई में मृदभांड मिले हैं या फिर क्या होता है पत्थर वगैरह बहुत सारे मिले हैं। इसके वजह से दोस्तों क्या था, कनिंघम साहब का जो इंटरेस्ट होता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर नहीं बन पाया। तीसरा कारण, एक और कारण छोटा सा दोस्तों हमारे यहाँ पे ये है कि कनिंघम साहब की जो रुचि जो थी वो 6 BC से लेकर के 6 BC का जो पीरियड है, 6वीं शताब्दी BC का जो पीरियड है, इससे लेकर के और इसके बाद के जितने भी पीरियड हैं, इसके बाद के समय के जितना भी इतिहास रहा है, उस ऐतिहासिक पीरियड के अंदर जो था कनिंघम साहब का इंटरेस्ट जो था खुदाई के अंदर काफी ज्यादा था। मतलब कि 600 BC से लेकर के उसके आगे के जितना भी जो टाइम पीरियड रहा है हिस्ट्री का, उस टाइम पीरियड के दौरान जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस जो थे जुड़े हुए थे, उन हिस्टोरिकल प्लेसेस में जो था इनका खुदाई का इंटरेस्ट जो था काफी ज्यादा था। इससे पहले के जो प्लेसेस थे, 600 BC के पहले के जो प्लेसेस थे, उनमें जो था कनिंघम साहब का खुदाई में जो था कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब हम भी जानते हैं कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसका टाइम पीरियड 2600 BC से लेकर था और 1900 BC तक का था, जो कि 6 BC से काफी ज्यादा पहले की बात है। इसकी वजह से क्या था, कनिंघम साहब जो थे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो था वो अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए। फिर फाइनली दोस्तों हमारा होता क्या है कि यहां पे मैं लिख देता हूं, छोटी सी बात है यहां पे देखने वाली है कि फाइनली दोस्तों हमारा होता है क्या है कि 1921 के अंदर फिर 1921 के दौरान जो था हमारा क्या होता है, हड़प्पा की जो है वो खोज होती है दयाराम साहनी जी के द्वारा। 1921 के अंदर हड़प्पा की खोज होती है 1922 के अंदर फिर मोहनजोदाड़ो की खोज होती है हमारे राखालदास बनर्जी के द्वारा। ऐसे ऐसे करके दोस्तों बहुत सारे और भी सेटलमेंट्स की जो होती है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ते हैं, उनके एक एक करके खोज होती है। और फाइनली 1924 के दौरान उस समय के जो हमारे तत्कालीन डायरेक्टर जनरल होते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वह दुनिया के सामने जो होता है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो होती है जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, वह दुनिया के सामने जो होता है रखते हैं। और इस तरीके से हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज होती है। दोस्तों यहाँ पे हम जो हमारे जॉन मार्शल साहब हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत और जो है डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी बुक में दिया है और जो कि हमारे लिए जानना भी होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बात दोस्तों यहाँ पे है कि जॉन मार्शल जी जो थे, जो कि जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन जो था वो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोज के अंदर था। ये दोस्तों जॉन मार्शल साहब जो थे, इनके बारे में थोड़ा बहुत ये बताया गया है कि जॉन मार्शल जो थे दोस्तों हमारे भारत के अंदर काम करने वाले जो थे पहले जो थे प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने भारत के अंदर क्या था काम किया था। दूसरी बात दोस्तों जो था ये बताया गया है कि ये भारत से पहले जो था ग्रीस और क्रेटे के अंदर जो था एक आर्कियोलॉजिस्ट के अंदर रूप में जो था काम कर चुके थे, और भारत के अंदर जो था अपने काम के एक्सपीरियंसेस जो कि ग्रीस के अंदर या फिर क्रेटे के अंदर उन्होंने एक्सपीरियंस किया था जब उन्होंने वहां पे काम किया था, उसको भारत के अंदर लेकर के आए। खास बात दोस्तों यहाँ पे हमारे जॉन मार्शल साहब की जो थे वो ये है कि जॉन मार्शल साहब भी जो थे वह कनिंघम साहब के तरीके से ही स्पेक्टेकुलर फाइंड के अंदर जो था काफी ज्यादा रुचि रखते थे। मतलब कि विशेष प्रकार की या फिर जो कीमती वस्तु होती थी उसमें क्या था, कनिंघम साहब के तरीके से ही जॉन मार्शल साहब का भी जो था काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। हालांकि जॉन मार्शल साहब जो थे वो जो लोग थे उनकी जो एवरीडे जो डेली लाइफ के जो पैटर्न्स होते हैं, जो डेली लाइफ स्टाइल जो थी उसमें भी उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट जो था वो था जॉन मार्शल साहब का हमारा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारे जॉन मार्शल साहब भी जो होता है एक छोटी सी गलती करते हैं जिसकी वजह से ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छी तरीके से होता है समझ नहीं पाते हैं। वो गलती दोस्तों ये होता है कि इग्नोरेंस करते हैं। किसका इग्नोरेंस करते हैं? इग्नोरेंस ऑफ स्ट्रेटिग्राफी। बुक के अंदर हमारे दिया हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों स्ट्रेटिग्राफी जो होता है क्या होता है एक तरीके से, स्ट्रेटिग्राफी दोस्तों स्ट्रेटा का मतलब जो होता है हमारा दोस्तों, स्ट्रेटा इसका मतलब दोस्तों हमारा होता है लेयर, और ग्राफी का मतलब दोस्तों हमारा होता है स्टडी। तो दोस्तों जो स्टडी होती है हमारी स्टडी ऑफ लेयर्स ऑफ रॉक्स,
या फिर आप अर्थ भी जो होता है यहाँ पे लग सकते हो। बेसिकली रॉक्स के टर्म्स में जो होता है ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। तो जो स्टडी होती है लेयर्स की हमारे रॉक्स की, उसको होता है बेसिकली हम स्ट्रेटिग्राफी होता है कहते हैं। अब इसमें इग्नोरेंस क्या था, देखिए दोस्तों, जॉन मार्शल साहब को जो था जब भी किसी जगह की खुदाई करनी होती थी तो ये बहुत बड़ी गलती वहां पे करते थे। और गलती क्या करते थे उसको समझने की जरूरत है, यहाँ पे थोड़ी कोशिश करते हैं अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिए दोस्तों, जॉन मार्शल साहब जो थे हमारे, जब भी जो था खुदाई करते थे तब ये क्या करते थे, स्ट्रेटिग्राफी को था इग्नोर करते थे। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा बड़ा सा एरिया है जहां पे इनको खुदाई करनी है, उसके अंदर क्या है, इतनी सारी जो है लेयर बनी है। अब यहां पे समझने वाली दोस्तों बात यह है कि ये जो लेयर होगी इसमें हमको खुदाई में जो चीजें मिलेंगी उसका टाइम पीरियड जो होगा इस लेयर के अंदर जो खुदाई में चीजें मिलेंगी वो उससे बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि ये लेयर जो होगी इस लेयर से बहुत पहले बनी होगी। तो जाहिर सी बात है इसका जो टाइम पीरियड होगा इस टाइम पीरियड से होता है बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब जो हमारे जॉन मार्शल साहब होते थे, इसको हॉरिजॉन्टल जो था वो खुदाई नहीं करते थे, ये खुदाई जो था वर्टिकल करते थे। वर्टिकल खुदाई करने की वजह से क्या होता था, इसके अंदर जो चीजें मिली, इसके अंदर जो चीजें मिली, इसके अंदर जो चीजें मिली, ऐसे ऐसे करके हर एक लेयर के अंदर जो चीजें मिलती थी वो हालांकि अलग अलग टाइम पीरियड की होती थी। भाई इस लेयर से जो हमको चीजें मिलेंगी वो अलग टाइम पीरियड की होगी, इस चीज से मिले जो हमको लेयर से जो चीजें मिलेंगी वो अलग टाइम पीरियड की होंगी, इससे जो मिलेगी वो अलग टाइम पीरियड की होंगी। तो हर एक लेयर का जो था अपना खुद का जो था एक सिग्निफिकेंस था, एक इंपॉर्टेंस था। लेकिन ये ऐसे वर्टिकल खुदाई करने की वजह से क्या था, जितनी भी चीजें मिलती थी हालांकि वो होती अलग अलग टाइम पीरियड की होती थी, लेकिन वो उन सबको क्या था एक ही ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कर देते थे, जिसकी वजह से क्या था जो इंफॉर्मेशन होती थी अलग अलग चीजों के बारे में वो छुप जाती थी, वो लोगों के सामने नहीं आती थी। और यही जो थे हमारे जॉन मार्शल साहब की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को थोड़ा बहुत जो था चूक कर गया समझने में। अब इस समस्या का समाधान जो था हमारे व्हीलर साहब ने किया। व्हीलर साहब ने जो था इस समस्या का समाधान किया। व्हीलर साहब ने जो था प्रॉपर जो लेयर्स की स्ट्रैटिग्राफी जो होती है उसको अपनाया, जितनी भी चीजें जो पहले छुप जाती थी उसको लोगों के सामने रखा। बस दोस्तों इसमें जो था इतना ही काफी है आपके जानने के लिए। वैसे इससे जो होता है कोई मेजर क्वेश्चन जो होता है हमारे बोर्ड के अंदर नहीं आता है, बाकी की चीजें जो होता है लिखे हुए हैं वो आप खुद जो होता है वो पढ़ सकते हैं दोस्तों, वो कोई खास जो होता हमारे नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि प्रोबेबली इस चैप्टर का जो था हमारा लास्ट टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक भी है, वो है एक्चुअली में प्रॉब्लम ऑफ piecing together past। इसमें बेसिकली हमको दोस्तों ये देखना है कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो आखिरकार काम कैसे करते हैं, ठीक है। उनको जब वो इतिहास का होता है निर्माण करते हैं तो उनको ऐसी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जिसका उनको सामना करना पड़ता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमने देखा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका जो रिकंस्ट्रक्शन किया गया हिस्ट्री का, वो पूरी तरीके से आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के ब्याह पे किया गया है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन के ब्याह पे किया गया है, मतलब कि खुदाई में यहाँ पे जितनी भी चीजें मिली उसी के ब्याह पे एक अजम्पशन कर करके हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने होता है पूरा इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की रूपरेखा जो थी वो तैयार की है। यहां से जो कोई भी चीज जो होती है वो हमको लिखी हुई जो नहीं मिली है, और जो लिखी हुई मिली है वो हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो इतिहास है वो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के ऊपर इसके डिपेंडेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात जो ये है कि आर्कियोलॉजी के अंदर दोस्तों एक तरीके से क्या होता है, आर्कियोलॉजी के अंदर जो हमारे आर्टिफैक्ट होते हैं, ठीक है, जो कि एक्सकेवेशन साइट से हमको बरामद होते हैं, उनको रिकवर करना जो होता है हमारा आर्कियोलॉजी का जो होता है वो पहला स्टेप होता है। मतलब कि खुदाई वाले स्थल से जो भी आर्टिफैक्ट हमको बरामद होती हैं, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से रिकवरी करना उनकी जो होती है पहला आर्कियोलॉजी का जो होता है पहला स्टेप होता है। जो भी आर्टिफैक्ट फिर हमको एक्सकेवेशन साइट से बरामद होते हैं, फिर उनको दोस्तों हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो उनका करते हैं क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन करते हैं दोस्तों। ये क्लासिफिकेशन दोस्तों जो होता है हमारे कई कई पैरामीटर्स के आधार पर, कई बेसिस के आधार पर होता है। जैसे कि पहला जो बेस होता है वो होता है मटेरियल्स के आधार पर आर्टिफैक्ट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, मतलब कि उनको खुदाई में जो भी चीजें मिली है वो किस मटेरियल की बनी है। ठीक है, क्या वो स्टोन की बनी है, या फिर वो क्ले की बनी है, या फिर वो बोन्स की बनी है, या फिर आइवरी की बनी है, किस चीज की बनी है उसके आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। दूसरा दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन जो होता है वो हमारा फंक्शन के बिहाफ पे होता है, मतलब कि उस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट का जो उनकी खुदाई में मिला है उसका क्या यूज होता है उस समय होता होगा, उसके बिहाफ पे उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। मतलब कि उस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट को एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, या फिर ऑर्नामेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, या फिर दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसके बिहाफ पे भी जो होता है हमारे रिकवर किए गए आर्टिफैक्ट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये फंक्शन का जो क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों, ये एक तरीके से कुछ हद तक जो होता है वो आज की जो चीजें हैं उनके बिहाफ पे कंपेयर करके जो होता है उनके फंक्शन को डिसाइड किया जाता है। मतलब कि खुदाई में हमको जो भी चीजें मिलती हैं उन चीजों का यूज उस समय किस रूप में किया जाता होगा, ये चीज जो डिसाइड होती है उसका जो यूज होता है वो आज की चीजों से होता है कंपेयर करके डिसाइड किया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हड़प्पा के अंदर खुदाई में हमको बीड्स मिला, तो आज के समय में बीड्स का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ऑर्नामेंट्स के रूप में करते हैं। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है वो ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये जो बीड्स होती है इसका भी उस समय भी जो था इस्तेमाल जो था वो ऑर्नामेंट्स के रूप में जो था किया जाता होगा। आई होप आपको ये बात जो होती है वो समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से दोस्तों हमारा जो फंक्शन जो होता है कभी कभी या फिर यूज जो होता है इसको कभी कभी जो होता है हमारे कंटेक्स्ट के आधार पर भी जो होता है पता लगाया जाता है। मतलब कि जो पार्टिकुलर चीज हमको खुदाई में मिली है वो कहाँ से मिली है। ठीक है, वो घर में खुदाई में मिली है, या फिर नाले में से खुदाई में मिली है, या फिर हमको किसी कब्र में खुदाई में मिली है। इस आधार पे भी होता है उसके फंक्शन का होता है कभी कभी पता लगाया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी की सारी बातें जो थी वो समझ में आ गई होंगी। बढ़ते इसके अंदर जो छोटे मोटे और कॉन्सेप्ट है उनको देख लेते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे बात हमारी जो होती है ये बताई गई है कि अगला दोस्तों हमारा जो इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो एक्चुअली हमारा आता है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इससे पहले दोस्तों एक छोटी सी बात इसमें जो थी वो छूट गई है, वो ये है दोस्तों कि कभी कभी हमारे क्या होता है जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको कभी कभी क्या होता है कुछ चीजों का पता लगाने के लिए इनडायरेक्ट सोर्सेस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमको खुदाई में जो होता है कहीं कहीं पे कॉटन के साक्ष्य जो होता है वो मिले हुए हैं, कहीं कहीं पे खुदाई में हमको हड़प्पा सभ्यता से खुदाई में कॉटन के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अगर हमको हड़प्पा सभ्यता के लोग जो होते हैं उनके ड्रेसिंग स्टाइल को पता करना हो, उनके क्लॉथिंग सिस्टम को पता करना हो, तो उसके लिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मूर्तियों के ऊपर, स्कल्पचर के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिनके बिहाफ पे होता है वो देख करके उन स्कल्पचर को एक अनुमान जो होता लगाते हैं कि उस समय का जो क्लॉथिंग सिस्टम रहा होगा लोगों का वो कैसा रहा होगा। इसके अंदर दोस्तों होता है वो यही एक लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसमें दोस्तों बेसिकली हमारे ये बताया गया है कि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं इनको अगर हड़प्पा सभ्यता के अंदर किसी चीज में सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है तो वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो रिलीजियस बिलीफ है, जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, जो उनके प्रैक्टिसेस थे या फिर उनके जो कस्टम थे उसके निर्माण में जो होता है सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है समस्याओं का हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट दोस्तों जो होते हैं वो एक्चुअली में मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर उनको खुदाई में जो होता है जितने भी अनफैमिलियर या फिर अनयूजुअल ऑब्जेक्ट मिले हैं, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को जितने भी अनफेमिलियर, अनयूजुअल या फिर हम कह सकते हैं अनोखे जितनी भी चीजें मिली हुई हैं उनको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि इन सारी चीजों का हड़प्पा सभ्यता के अंदर कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस जो था वो जरूर रहा होगा। इसके अंदर दो एग्जाम्पल भी हमारे दोस्तों दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक हमारा है मदर गॉडेस का है। ये मदर गॉडेस दोस्तों एक्चुअली में एक वुमेन की जो थी एक स्टैचू है
जो कि काफी अच्छी तरीके से सजाई गई है, जैसे आज हम अपने भगवान को सजाते हैं, जिसके ब्याह पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो बताते हैं कि शायद हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे इस मदर गॉडेस की पूजा क्या करते होंगे। उसी तरीके से दोस्तों हमारा दूसरा जो स्टैचू मिला हुआ है वो प्रीस्ट किंग का है, जो कि एक्चुअली में एक मैन का स्टैचू है, जो कि एक स्टैंडर्डाइज पोस्टर के अंदर बैठा हुआ है, एक हाथ को अपनी नी के ऊपर रख करके। उसको भी दोस्तों हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो बताते हैं, प्रीस्ट किंग, मैं पूरा लिख देता हूं, इसको भी दोस्तों बताते हैं कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि इसका भी हड़प्पा सभ्यता के अंदर कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस जरूर रहा होगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं कुछ स्ट्रक्चर्स को भी जो होता है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जो बताया है कि इन सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं हड़प्पा सभ्यता के अंदर उनका भी कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस जरूर रहा होगा। जैसे कि हमारा ग्रेट बाथ है, जिसको दोस्तों हमारा मोहनजोदाड़ो में मिला है। उसी तरीके से दोस्तों जो फायर अल्टर्स हैं, मतलब कि अग्निकुंड जिसमें वो हवन वगैरह करते हैं ना, जो कि हमको कालीबंगा वगैरह से मिला है खुदाई में, कालीबंगा और लोथल में खुदाई से मिला है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को होता है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि इन दोनों का हड़प्पा सभ्यता के अंदर कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस जो था वो जरूर रहा होगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जो रिलीजियस बिलीफ थे, प्रैक्टिसेस थे, इसका पता जो होता है वो सील्स पर जो भी मोटिव बने हुए हैं उनके ब्याह पे भी जो होता है वो पता लगाते हैं। जैसे कि कुछ सील पे दोस्तों हमको प्लांट के मोटिव मिले हुए हैं, जो होता है मिले हुए हैं, जिसके ब्याह पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो था वो नेचर वर्शिप जो थी वो प्रचलित थी, मतलब कि प्राकृतिक पूजा जो थी उस समय काफी ज्यादा प्रचलित थी। जैसे कि आज भी हमको कहीं कहीं गांव में देखने को मिलता है कि पेड़ों की हम पूजा करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी बताया गया है। उसी तरीके से दोस्तों हमारा कुछ हमारे जो सील्स हैं उसके ऊपर एनिमल का भी मोटिव मिला हुआ है, एनिमल मोटिव, जैसे कि यूनिकॉर्न का, जो कि एक वन हॉर्न का एक एनिमल है ना, उसका मिला हुआ है सील्स पे मोटिव जो था वो मिला हुआ है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, जिसके ब्याह पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि प्लांट वर्शिप के साथ साथ क्या था, हड़प्पा सभ्यता के अंदर एनिमल वर्शिप का भी जो था प्रचलन था। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे हड़प्पा जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको सील्स पर प्रोटोशिवा की भी जो थी मूर्ति बरामद हुई है, मतलब कि प्रोटोशिवा का भी एक मोटिव जो था बरामद हुआ है, प्रोटोशिवा, जिसके ब्याह पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि इसका प्रचलन भी जो था हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो था, इसका पूजा भी जो था वो हड़प्पा सभ्यता के अंदर प्रचलित था। अब दोस्तों यहाँ पे जो होता है ध्यान देने वाली बात जो ये है कि जितने भी जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के रिलीजियस बिलीफ के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में, ये जितनी भी चीजें बताई गई हैं ये एक्चुअली एक एजम्पशन के ब्याह पे कहा गया है, ठीक है, मतलब कि इन सारी चीजों को उन्होंने देखा और एज्यूम कर लिया हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कि हाँ ये सारी चीजें जो थी वो हो सकता है प्रचलित हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है कि ये एजम्पशन जो है, ये एजम्पशन हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का जो है वो कुछ एरियाज के अंदर जो होता है वो तो एग्जैक्ट है। जैसे कि हमने यूज के ब्याह पे देखा था ना कि हमारे बीड्स, अगर बीड्स हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमको आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में मिले तो वो एजम्पशन करते हैं कि जैसे बीड का आज के दौर में जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, ऑर्नामेंट्स के रूप में, उस समय भी क्या था ऑर्नामेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा। और ये एजम्पशन जो होता है कुछ हद तक जो होता है, काफी हद तक जो होता है वो सही भी है। लेकिन अगर ये एजम्पशन की बात जो होता है हम हमारे आर्कियोलॉजिस्ट की रिलीजियस सिंबल्स के आधार पर करें, रिलीजियस सिंबल्स के या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस के मैटर में करें, तो ये एजम्पशन जो होता है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का काफी हद तक जो होता है वो एक्यूरेट नहीं है। अब वो एक्यूरेट क्यों नहीं है, एक एग्जांपल जो होता है हमारे बुक के अंदर दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रोटोशिवा वाला जो मूर्ति है, प्रोटोशिवा, इसको दोस्तों इसी के माध्यम से होता समझाया गया है कि जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर दोस्तों हमारे एक गॉड का जिक्र किया गया है जिनका नाम है रुद्र, रुद्र नाम के भगवान का जिक्र किया गया है। यही दोस्तों सेम नाम रुद्र जो होता है, रुद्र भगवान जो है जिनका जिक्र ऋग्वेद के अंदर मिला है, इसका जिक्र जो होता है दोस्तों हमको जो हमारे पौराणिक ट्रेडिशन जो है, जो हमारे बाद के जो पौराणिक ट्रेडिशन जो है उसके अंदर भी दोस्तों हमको रुद्र का जो होता है जिक्र मिलता है, रुद्र का जो होता है जिक्र मिलता है, यहां पे भी रुद्र का जिक्र मिलता है।
लेकिन दोस्तों यहाँ के जो रुद्र हैं पौराणिक ट्रेडिशन के और ऋग्वेद के जो रुद्र हैं, इन दोनों के बीच में हमको कोई भी सिमिलैरिटी जो होता है देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि यहाँ पे बीड्स में हमको सिमिलैरिटी देखने को मिलती है कि बीड्स का उस समय भी ऑर्नामेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, इस समय भी ऑर्नामेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमको ऐसी सिमिलैरिटी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं देखने को मिलती है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है रुद्र भगवान को जो होता है पशुपति बताया गया है, मतलब कि इनको पशुपति के रूप में दिखाया गया है, मतलब कि इनके चारों तरफ जो होता है वो एनिमल्स बने हुए हैं, इनको एक योगी के रूप में जो होता है दिखाया गया है। लेकिन ये जो डिपिक्शन रुद्र भगवान को जो कि यहाँ पे हमको मिला है, ऐसा डिपिक्शन हमको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिला है। इन दोनों के बीच में यानी कि एक बिल्कुल भी मिसमैच जो होता है वो नहीं, हमको मैच जो होता है एक तरीके से कोई एक सिमिलैरिटी जो होता है इन दोनों के बीच में देखने को नहीं मिलती है, जिसके वजह से क्या होता है हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट का ये एजम्पशन जो होता है वो काफी हद तक एक्यूरेट जो होता है वो नहीं है, गलत जो होता है एक तरीके से साबित होता है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी की सारी बातें जो तो समझ में आ गई होंगी। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी बात रही है कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ कॉनिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो खुदाई में मिले हुए हैं, जिनके ब्याह पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर लिंग पूजा जो थी वो प्रचलित थी। आई होप दोस्तों आपको ये सारी की सारी बातें जो समझ में आ गई होंगी। आज का दोस्तों ये चैप्टर जो होता है यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर होता है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम मेरे चैनल से होती है तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।